योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ब्रेथ सर्कल। तो चलिए देखते हैं कि सर्कल में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। हमारा पहला टॉपिक है सर्कल अर्थात ब्रेथ होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए वृत्त जो है उन बिंदुओं का बिंदुपत होती है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और ये वृत्त जो है हमेशा समतल में बनती है। यहां से मान लेते हैं कि ये बिंदु है और ये बिंदु चल रही है। तो ये चल रही है, लेकिन ये इस प्रकार चल रही है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव जो है बराबर रहती है। अब जैसे यहां से एक रेखा खींच देते हैं, ये मान लेते हैं ये है। ठीक है, और इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब ये जो है बिंदु, ये इस प्रकार चल रहा है, लेकिन चलने के साथ वो एक दूरी निश्चित है। ठीक है, तो ये का जो पथ होगा उसी को हम वृत्त कहेंगे और ये घटना एक समतल में हो रही है। तो बिंदु वो को हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ये हमारा केंद्र है और यहां से देखिए ये वो एक की जो दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, इसको हम त्रिज्या यानी स्मॉल आर कहेंगे। ठीक है, बिंदु ये का जो पथ होगा उस पथ को हम वृत्त की परिधि कहते हैं या वृत्त का परिमाप कहते हैं। वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, जहां पे आर जो है वो वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, देखिए तो यहां से कंफर्म हुआ कि वृत्त क्या होती है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अब बात करते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, क्या बात करते हैं? वृत्त का व्यास। देखिए व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और यहां से देखिए व्यास को स्मॉल डी से दिखाते हैं और त्रिज्या को स्मॉल आर से। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला डी बराबर 2r। ठीक है, यहां पे एक रिलेशन मिला डी बराबर 2r। तो यहां से ये किसी भी वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। ठीक है, अगर फिगर में हम बनाना चाहें तो यहां से देखिए ये हमारा सेंटर है, यहां से एक रेखा खींच देते हैं। ये देखिए यहां पे हम इसको मान लेते हैं बी और यहां से मान लेते हैं सी। तो बीसी जो रेखा होगी ये वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, और यहाँ पे वो ये जो है त्रिज्या है। तो यहां से समझ में आया कि वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक हमारा है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त का चाप क्या होता है। देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है, सर्कमफ्रेंस। अब देखिए इसी परिधि पे हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहां पे एक बिंदु ले लिए ये, और यहां दूसरा बिंदु हम ले लिए बी। ये और बीच से इसको काट दीजिए और यहां से निकाल दीजिए, तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। और इसी को हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यानी यहां पे लिखेंगे चाप ए बी, और इसको एज ए मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी, और ये चाप का प्रतीक है। यानी इस तरह हम चाप को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चाप है। कितने चाप हैं, यहाँ पे दो चाप है। वो कौन कौन है, देखिए यहां से एक चाप ए से बी है, ये छोटा चाप है। ठीक है, और दूसरा चाप हमारा यहां से देखिए ये है, ये चाप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने चाप हुए, दो चाप, एक छोटा और एक बड़ा। तो इस छोटे चाप को हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप। और इस बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक, तो यहाँ पे दो चाप हुए। चाप समझ में आया कि वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए और उसको काट दीजिए, अर्थात दो बिंदुओं के बीच जो भी आकृति बनेगी, यानी जो भी लाइन हमें मिलेगी, वो क्या होगी, एक चाप कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जीवा, कॉर्ड। ठीक है, ये भी वृत्त का एक पार्ट है। तो चलिए यहां समझते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। अभी आपको बताया कि ये जो है, ये वृत्त की क्या है, परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि पे कोई दो बिंदु ले लीजिए, ये और बी, और इनको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये भी जो लाइन होगी, इसी को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये भी एक जीवा आपकी होगी, सी डी। ठीक है, यहां से बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। ये भी एक जीवा है, पी और क्यू। तो यहां से एक वृत्त की अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, नोट में लिख देते हैं, वृत्त की या वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, यहां से अब बात ये आती है, अन्य जीवाएं खींची जा सकती है, लेकिन इसमें एक जीवा ऐसी होगी जो सबसे बड़ी होगी। उस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका सेंटर है। तो यहां पे जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और
वही जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो यहां पे लिख लेते हैं, नोट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से देखिए, यहां पे हम लिख देते हैं आर और यहां पे लिख देते हैं यस। देखिए आर यस जो लाइन है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और यही वृत्त का व्यास है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, तो यहां से हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, सबसे बड़ी जीवा, और क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। तो बात समझ में आई कि वृत्त की कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवाएं। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा त्रिज्यखंड। जैसा कि यहां से नाम से लग रहा है कि त्रिज्य का मतलब होता है कि त्रिज्या शामिल है। क्या है? शामिल है, त्रिज्या शामिल है। और खंड का मतलब पता ही है क्या होता है? पार्ट यानी भाग। तो चलिए त्रिज्यखंड की बात करते हैं। देखिए यहां पे ये आपका सेंटर है और यहां से एक त्रिज्या खींचते हैं। ठीक, और एक दूसरी त्रिज्या हम खींचते हैं। तो ये आपका वृत्त का केंद्र है, ये एक त्रिज्या है और यहाँ पे ये दूसरी त्रिज्या है। यानी वो ये और वो भी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वो वृत्त का केंद्र है। यहां से देखिए अगर बात करें तो ये भी क्या है? यहाँ पे ए बी जो है एक चाप है और वो ये क्या है? ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां से त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घेरा गया एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए ये अगर देखा जाए तो वो क्या है? त्रिज्या है, ओ बी क्या है? त्रिज्या है, ए बी क्या है? चाप है। तो यहाँ पे त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा गया एरिया त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये आपका हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया? ये आपका हो गया त्रिज्यखंड। देखिए यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे और कुछ भी मिल रहा है हमें। देखिए क्या मिल रहा है? देखिए एक चाप तो ये भी हो गया और दूसरा चाप यहां से देखिए यहां से होते हुए, ठीक है, यहां तक आएगा और यहां भी एक त्रिज्या वो भी है और यहाँ एक त्रिज्या वो ही है। तो ये हिस्सा भी एक त्रिज्यखंड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हिस्सा जो है बड़ा हिस्सा है तो इसका नाम होगा ये हिस्सा बड़ा हिस्सा है तो यहां से इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और ये हिस्सा छोटा हिस्सा है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और यहां से ये आपका जो हिस्सा है ये क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है। तो जब बड़ी चाप और त्रिज्या द्वारा घेरा गया एरिया होगा तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। जब छोटी चाप और त्रिज्या द्वारा घेरा गया एरिया होगा तो वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वृत्तखंड। ठीक है, चलिए देखिए यहां से हम एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा का नाम ए और बी रख देते हैं।
ठीक है। वैसे ये रेखाखंड है, यहां से देखिए ए बी एक रेखाखंड और ये आपकी जो है चाप, ठीक है। तो चाप और रेखाखंड द्वारा घिरा गया एरिया जो है वो वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। यहां से देखिए ये यहां पे दो वृत्तखंड बने हैं, एक छोटा ये हिस्सा और दूसरा यहां से ये हिस्सा। तो ये छोटा है तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं देखिए यहाँ पे दो वृत्तखंड हुए, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। यानी बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड। ये बात समझ में आई? यानी यहां से क्या हुआ कि जीवा और चाप द्वारा घेरा गया एरिया वृत्तखंड कहलाता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी जीवा है। क्या है? जीवा है। और ये आपका चाप है, ठीक है। तो चाप और जीवा द्वारा घेरा गया एरिया क्या होता है? वृत्तखंड होता है। तो ये छोटा पार्ट ये लघु वृत्तखंड, ये बड़ा पार्ट ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। आगे चलते हैं। संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। यहां से संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? देखिए दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो दो वृत्त है, ठीक है। कितने वृत्त हैं? दो वृत्त हैं। एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। यानी बड़ा वाला और छोटा वाला। छोटे वाले की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, बड़े वाले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां से देखिए दोनों वृत्त के केंद्र क्या है? वो ही है। तो हम यहाँ पे दोनों वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ठीक है, उनको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, जिनके केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है। यानी ये दो वृत्त भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां से समझ में आया कि क्या है संकेंद्रीय वृत्त? दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं, ठीक है, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां से देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। यहां पे एक वृत्त है और हम यहाँ इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसमें चार भुजाएं हो। क्या हो? जिसमें चार भुजाएं हो।
ये, ठीक है। तो यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, किसी वृत्त पर स्थित हो, उससे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी यहाँ पे जो चतुर्भुज ABCD है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां से लिखेंगे ऐसे चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। यहां देखिए इसके शीर्ष ये BCD वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD जो है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ठीक, यानी ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज का सिंबल है, ठीक है, ऐसे हम इसको दिखाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। सेकेंड देखिए यहां पे ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। अगर कोई ऋजु रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन वो दोनों बिंदु डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये ऋजु रेखा है और ये ऋजु रेखा वृत्त को दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो ये रेखा जो हमारी है वो छेदक रेखा है। इसको हम छेदिका भी कहते हैं, छेदक रेखा को छेदिका भी कहा जाता है, यानी सेकेंड। तो यहां से क्या समझ में आया कि ऐसी ऋजु रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पर PQ जो है वो क्या है, छेदक रेखा है। इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं, जैसे ये रेखा भी वृत्त को दो बिंदु, यहाँ पे ये बना दीजिए, यहाँ पे भी, तो ये और B पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा भी क्या होगी, छेदक रेखा ही होगी, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श का मतलब होता है क्या, टच करना, यानी छूना, ठीक है। यानी यहां से टच करना, छूना। तो चलिए देखते हैं, यहां से देखिए एक ऋजु रेखा जो है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। जैसे यहां पर ये लिख देते हैं और यहां पर B लिख देते हैं। तो AB रेखा जो होगी वो क्या होगी, ये हमारी स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि ये भी जो है वो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर टच कर रही है। वो बिंदु क्या है, वो बिंदु हम यहाँ P लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई।
जब कोई ऋजुरेखा किसी वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करती है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, हम पहले फिगर ड्रा करते हैं। एक रेखा ऋजुरेखा लेते हैं। इस ऋजुरेखा का नाम, ऋजुरेखा मतलब समझते हैं आप लोग, सरल रेखा यानी सीधी रेखा। यहां पे P और यहां पे Q। देखिए अभी आपको बताया गया स्पर्श रेखा कि जब कोई रेखा किसी बिंदु को एक ही बिंदु पे टच करती है तो उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। लेकिन वो जिस बिंदु पे टच करती है, ठीक है, जिस बिंदु पे टच करती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो यहां पे R जो है वो स्पर्श बिंदु है। ठीक है, R क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो उम्मीद करते हैं इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।